करने से पहले हम आपसे अनुरोध करते हैं कि कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। भारत क्षेत्रीय खतरों के बीच अपने सशस्त्र बलों का आधुनिकीकरण जारी रखे हुए है। ऐसे में देश के लिए 122 मिमी कैलिबर रॉकेट दागने वाले अनमैन मानव रहित मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर MBRL विकसित करने का समय आ गया है। कम युद्ध क्षेत्र हस्ताक्षर के साथ डिजाइन किए गए और लागत प्रभावी बड़े पैमाने पर तैनाती के लिए इंजीनियर किए गए ऐसे सिस्टम आधुनिक युद्ध की आर्थिक और सामरिक मांगों को संबोधित करते हुए भारत की तोपखाने की क्षमताओं को काफी हद तक बढ़ा सकते हैं। यह आवश्यकता विशेष रूप से वैश्विक स्तर पर अनमैन प्रणालियों के बढ़ते उपयोग और चीन और पाकिस्तान के साथ अपनी सीमाओं पर भारत की अपनी परिचालन आवश्यकताओं को देखते हुए जरूरी है। 122 मिमी कैलिबर रॉकेट सोवियत युग के BM-21 ग्रैड जैसी प्रणालियों में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, जो पहले से ही भारतीय सेना के साथ सेवा में है। उच्च मात्रा क्षेत्र संतृप्ति मारक क्षमता प्रदान करने के लिए एक सिद्ध मंच प्रदान करता है। ग्रैड अपने 40 ट्यूब विन्यास के साथ एक विस्तृत क्षेत्र को कवर करने वाले रॉकेटों की एक बौछार को छोड़ सकता है, जो इसे दुश्मन के ठिकानों को दबाने, सैन्य जमावड़े को बाधित करने और कमजोर संपत्तियों को लक्षित करने के लिए आदर्श बनाता है। हालांकि ग्रैड जैसे पारंपरिक MBRL मानवयुक्त, भारी होते हैं तथा अक्सर शोर, गर्मी और दृश्य संकेतों के माध्यम से युद्ध क्षेत्र की महत्वपूर्ण छाप छोड़ते हैं, जिससे वे आज के सेंसर समृद्ध युद्ध क्षेत्रों में जवाबी बैटरी फायर, ड्रोन और सटीक निर्देशित हथियारों के प्रति असुरक्षित हो जाते हैं। समय समन्वय सुनिश्चित करेंगे। एक अनमैन मानवरहित 122 मिमी MBRL प्रणाली स्वचालन, चुपके सुविधाओं और दूरस्थ संचालन क्षमताओं को एकीकृत करके इन कमजोरियों को संबोधित करेगी। लॉन्च प्लेटफॉर्म से चालक दल को हटाकर इस तरह की प्रणाली कर्मियों के लिए कम जोखिम के साथ उच्च खतरे वाले वातावरण में काम कर सकती है, जबकि उन्नत इंजीनियरिंग जैसे इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड प्रणोदन, शोरोधी सामग्री और कॉम्पैक्ट डिजाइन पारगमन और तैनाती के दौरान इसके युद्ध के मैदान के हस्ताक्षर को कम कर देंगे। उदाहरण के लिए, कम थर्मल फुटप्रिंट वाला एक लो प्रोफाइल चेसिस दुश्मन के इंफ्रारेड सेंसर द्वारा पता लगाने से बच सकता है, जबकि AI और उपग्रह डेटा द्वारा निर्देशित स्वायत्त नेविगेशन सिस्टम जवाबी हमलों से बचने के लिए फायरिंग के बाद लॉन्चर को जल्दी से फिर से तैनात करने में सक्षम करेगा। अनमैन्ड मानवरहित MBRL इसके लिए आर्थिक तर्क भी उतना ही आकर्षक है। पिनाका अपने सटीक निर्देशित वेरिएंट के साथ उन्नत होने के बावजूद विशिष्ट उच्च मूल्य वाले लक्ष्यों के लिए डिजाइन की गई एक भारी प्रणाली है और इसके रॉकेट ग्रैड सिस्टम में इस्तेमाल किए जाने वाले 122 मिमी कैलिबर रॉकेट की तुलना में अधिक महंगे हैं। इसके विपरीत, एक अनमैन्ड 122 मिमी MBRL बड़े पैमाने पर आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है, सीमा पर झड़पों या रक्षात्मक अभियानों जैसे परिदृश्यों में बड़े पैमाने पर मारक क्षमता प्रदान करना, जबकि लागत कम रखना। 122 मिमी रॉकेट का सरल डिजाइन और व्यापक उत्पादन बुनियादी ढांचा, वैश्विक और भारत दोनों में, इसे निरंतर संचालन के लिए एक लागत प्रभावी विकल्प बनाता है। इस तरह की प्रणाली रक्षा में अनमैन्ड मानव रहित और स्वायत्त प्रौद्योगिकियों के लिए भारत के व्यापक प्रयास के साथ भी संरेखित होगी। भारतीय सेना ने पहले ही स्विच UAV और लोइटरिंग मुनिशन जैसे ड्रोन को अपने शस्त्रागार में एकीकृत करना शुरू कर दिया है, जबकि DRDO निगरानी और रसद के लिए स्वायत्त अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल AUGV जैसी परियोजनाएं विकसित कर रहा है। एक अनमैन्ड मानव रहित MBRL इस गति को आगे बढ़ाएगा, एक बल गुणक प्रदान करेगा जिसे समन्वित हमलों के लिए अन्य प्रणालियों के साथ नेटवर्क किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, ड्रोन और उपग्रहों से वास्तविक समय के युद्ध क्षेत्र डेटा के साथ लॉन्चर को एकीकृत करने से तेज, सटीक सैल्वो सक्षम हो सकते हैं, जिससे दुश्मन के तोपखाने या सैन्य गतिविधियों जैसे समय संवेदनशील लक्ष्यों के खिलाफ इसकी प्रभावशीलता बढ़ सकती है। परिचालन के लिहाज से अनमैन्ड मानव रहित 122 मिमी MBRL चीन के साथ भारत की पहाड़ी सीमाओं पर विशेष रूप से मूल्यवान होंगे, जहां वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर 2020 के गलवान संघर्ष के बाद से तनाव बढ़ गया है। उबड़-खाबड़ इलाके में पारंपरिक तोपखाने की गतिशीलता सीमित है, लेकिन एक हल्के अनमैन्ड सिस्टम को अग्रिम ठिकानों के करीब तैनात किया जा सकता है, जिससे दुश्मन की गोलीबारी के बिना चालक दल को तेजी से फायर सपोर्ट मिल सकता है। इसी तरह पाकिस्तान के साथ नियंत्रण रेखा LOC के मैदानी इलाकों में, जहां तोपखाने की लड़ाई अक्सर होती है, सिस्टम के कम सिग्नेचर और स्वायत्त संचालन से पता लगाने और जवाबी हमलों का जोखिम कम हो जाएगा। ऐसी प्रणाली विकसित करना भारत की क्षमताओं के भीतर है। DRDO, टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स और लार्सन एंड टूब्रो जैसी निजी फर्मों के साथ मिलकर अनमैन्ड मानव रहित प्लेटफॉर्म डिजाइन करने की विशेषज्ञता रखता है,
जबकि आयुध कारखाने और म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड जैसी कंपनियां 122 मिमी रॉकेट का उत्पादन बढ़ा सकती हैं। चुनौती प्रतिस्पर्धी मांगों के बीच इस परियोजना को प्राथमिकता देने में है, जैसे कि हाइपरसोनिक मिसाइलों और उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान AMCA का विकास और अंतर्सेवा समन्वय सुनिश्चित करना, क्योंकि भारतीय सेना, जो MBRL संचालित करती है, को तेजी से प्रोटोटाइप के लिए DRDO और निजी उद्योग के साथ तालमेल बिठाने की आवश्यकता हो सकती है। एक नई संकल्पनात्मक डिजाइन भारत की स्वदेशी एरोस्पेस क्षमताओं के बारे में चर्चा को बढ़ावा दे रही है। एक प्रमुख भारतीय 3D सैन्य प्रणाली और रक्षा एनिमेशन विशेषज्ञ कुंतल बिस्वास ने तेजस MK2 लड़ाकू जेट के दोहरे इंजन वाले संस्करण का एक प्रतिपादन अनावरण किया है। इस दूरदर्शी अवधारणा में 2 स्वदेशी कावेरी इंजन द्वारा संचालित विमान की कल्पना की गई है, जिनमें से प्रत्येक संभावित रूप से 75 kN का थ्रस्ट प्रदान करता है, जो इसके अनुमानित प्रदर्शन को फ्रांसीसी डसॉल्ट राफेल जैसे स्थापित अंतर्राष्ट्रीय लड़ाकू विमानों के समान श्रेणी में रखता है। श्री बिस्वास के डिजाइन में तेजस MK2 के विकास की कल्पना की गई है, जिसे मूल रूप से एकल इंजन वाले मध्यम विमान के रूप में योजनाबद्ध किया गया था, जो एक अधिक शक्तिशाली दोहरे इंजन वाले बहुउद्देशीय लड़ाकू प्लेटफॉर्म में बदल गया है। उनकी अवधारणा की प्रमुख विशेषताओं में बढ़ी हुई चपलता के लिए कैनार्ड डेल्टा पंख, भारत में विकसित एक सक्रिय इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्कैन किए गए एरे, एसा, रडार और स्वदेशी हथियार प्रणालियों का एक समूह शामिल है। अनुमानित अधिकतम टेक वजन MTOW लगभग 24 टन के साथ इस प्रस्तावित विन्यास का लक्ष्य राफेल के बराबर क्षमताएं प्राप्त करना है, जो ट्विन स्नेकमा M88 इंजन के साथ संचालित होता है, जिनमें से प्रत्येक की रेटिंग 75 kN थ्रस्ट है। इस अवधारणा का केंद्र कावेरी इंजन के उन्नत संस्करण का संभावित उपयोग है, जो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के गैस टरबाइन अनुसंधान प्रतिष्ठान GTRA की एक दीर्घकालिक परियोजना है। जबकि कावेरी कार्यक्रम को विकास संबंधी बाधाओं का सामना करना पड़ा है, श्री बिस्वास का डिजाइन भविष्य में प्रति इंजन 75 kN का उत्पादन करने में सक्षम होने की संभावना रखता है। यह वैचारिक तेजस MK2 को 150 kN का संयुक्त थ्रस्ट प्रदान करेगा, सैद्धांतिक रूप से इसे आधुनिक वायु युद्ध संचालन और बहुउद्देशीय बहुमुखी प्रतिभा की मांग के लिए आवश्यक शक्ति से लैस करेगा, जो राफेल के 24.5 टन MTOW और सिद्ध प्रदर्शन को दर्शाता है। रणनीतिक रूप से ऐसा विमान भारतीय वायु सेना IAF के भीतर एक विशिष्ट आवश्यकता को पूरा कर सकता है। वर्तमान में IAF हल्के एकल इंजन वाले तेजस MK1 का संचालन करता है और 5वीं पीढ़ी के उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान AMCA का विकास कर रहा है। श्री बिस्वास द्वारा चित्रित 20 से 25 टन वर्ग में एक दोहरे इंजन वाला मध्यम वजन वाला लड़ाकू विमान इन श्रेणियों के बीच की खाई को भर सकता है। यह संभावित रूप से IAF की बहुभूमिका लड़ाकू विमान MRFA खरीद योजना के तहत मांगी गई क्षमताओं के लिए एक स्वदेशी विकल्प प्रदान करता है, जो वर्तमान में महंगे विदेशी प्लेटफॉर्मों पर विचार कर रहा है। श्री बिस्वास द्वारा निर्मित दृश्य रेंडरिंग तकनीकी संभावनाओं को एक आकर्षक डिजाइन में प्रभावी रूप से अनुवादित करते हैं, जो एकल इंजन वाले संस्करण की तुलना में थ्रस्ट टू वेट अनुपात और हथियार पेलोड क्षमता में संभावित सुधारों को उजागर करते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सुपर तेजस जैसे सुझावों सहित उत्साही प्रतिक्रियाएं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हाल और IAF जैसे संगठनों द्वारा इस तरह की स्वदेशी अवधारणाओं को देखने में जनता की रुचि को दर्शाती हैं। राफेल से तुलना प्रासंगिक है, क्योंकि फ्रांसीसी जेट हवा से हवा, स्ट्राइक और टोही भूमिकाओं में अपनी बहुमुखी प्रतिभा के लिए जाना जाता है। ऐसी क्षमताएं जो एक दोहरे इंजन वाला तेजस भारत की विशिष्ट रक्षा आवश्यकताओं के लिए दोहराने की आकांक्षा कर सकता है। हालांकि इस अवधारणा को उड़ान वास्तविकता में बदलने के लिए महत्वपूर्ण तकनीकी चुनौतियों पर काबू पाना शामिल है। कावेरी इंजन कार्यक्रम को विश्वसनीयता, प्रदर्शन स्थिरता और धारावाहिक उत्पादन और परिचालन तैनाती के लिए संभावित रूप से कम वजन की आवश्यकता को प्राप्त करने के लिए और अधिक विकास की आवश्यकता है। ट्विन इंजन को एकीकृत करने के लिए मौजूदा तेजस एयरफ्रेम, प्रभावकारी संरचनाओं, एयर इनटेक और आंतरिक प्रणालियों को फिर से डिजाइन करना भी आवश्यक होगा, जो एक जटिल इंजीनियरिंग कार्य है। इंजन प्रौद्योगिकी पर निरंतर निवेश और संभवतः अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आवश्यक होगा। इन बाधाओं के बावजूद श्री बिस्वास का वैचारिक कार्य भारत के रक्षा और एरोस्पेस क्षेत्र में क्षमता को रेखांकित करता है। यह एक शक्तिशाली घरेलू लड़ाकू जेट के लिए एक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, जो रक्षा में आत्मनिर्भर भारत के राष्ट्रीय लक्ष्य के साथ संरेखित होता है। यदि साकार किया जाता है
तो ट्विन इंजन तेजस MK2 अपनी मध्यम लड़ाकू जरूरतों के लिए विदेशी सैन्य आयात पर भारत की निर्भरता को काफी कम कर सकता है, जिससे घरेलू उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और साथ ही देश के रणनीतिक वातावरण के अनुरूप एक सक्षम मंच प्रदान करेगा। 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट एमका से कांपेगा दुश्मन, प्रोजेक्ट को मिलेगी रफ्तार। भारत ने स्टील्थ लड़ाकू विमान एमका के विकास में तेजी लाने का फैसला लिया है। पाकिस्तान और चीन की बढ़ती सैन्य शक्ति के मद्देनजर यह कदम बेहद अहम है। इस परियोजना में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाई जाएगी और स्वदेशी इंजन का विकास किया जाएगा। 2035 तक उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है, पर सरकार इसे जल्दी पूरा करने का प्रयास कर रही है। भारत ने अपने महत्वाकांक्षी 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ लड़ाकू विमान एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एमका के विकास और तैनाती में तेजी लाने का फैसला लिया है। इस दिशा में एक उच्च स्तरीय समिति रणनीति तैयार कर रही है, जो इस विमान के उत्पादन और व्यापार मॉडल को अंतिम रूप देगी। इस समिति का नेतृत्व रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह कर रहे हैं और इसमें वायुसेना उप प्रमुख एयर मार्शल SP धारकर, रक्षा उत्पादन सचिव संजीव कुमार, DRDO और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी (ADA) के शीर्ष अधिकारी शामिल हैं। यह समिति अगले महीने अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। इस परियोजना में तेजी लाने का निर्णय ऐसे समय में आया है जब पाकिस्तान चीन से 40 J-35 स्टील्थ लड़ाकू विमान खरीदने की योजना बना रहा है। वहीं चीन पहले से ही अपने चेंगदू J-20 स्टील्थ फाइटर जेट को तैनात कर चुका है और 6ठी पीढ़ी के प्रोटोटाइप पर काम कर रहा है। चीन ने अपने J-20 लड़ाकू विमानों को भारत के सामने होटान और शिगात्से जैसे एयरबेस पर तैनात किया है, जिससे भारत को अपनी वायु शक्ति बढ़ाने की आवश्यकता महसूस हो रही है। एमका परियोजना को तेज करने की रणनीति। भारत में तेजस मार्क 1 की उत्पादन देरी और भारतीय वायुसेना IAF के घटते स्क्वाड्रन्स को देखते हुए सरकार ने एमका परियोजना को जल्द से जल्द पूरा करने की योजना बनाई है। समिति का मुख्य उद्देश्य है कि विकास प्रक्रिया को तेज किया जाए, उत्पादन मॉडल को बेहतर बनाया जाए और निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाया जाए। एमका को विकसित करने के लिए 110 kN क्षमता वाले स्वदेशी इंजन का निर्माण किया जाएगा, जिसमें विदेशी कंपनियों का सहयोग लिया जा सकता है। अमेरिकी जनरल इलेक्ट्रिक, फ्रांसीसी सफ्रान और ब्रिटिश रोल्स रॉयस इस इंजन परियोजना में भाग लेने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। अब इस लिस्ट में रूस ने भी एंट्री ले ली है। भारतीय वायुसेना की क्षमता में वृद्धि की आवश्यकता। IAF को 42.5 स्क्वाड्रन की आवश्यकता है, लेकिन वर्तमान में केवल 30 स्क्वाड्रन ही उपलब्ध हैं। आने वाले 10 वर्षों में 8 और स्क्वाड्रन सेवानिवृत्त हो जाएंगे। ऐसे में वायुसेना को मजबूत करने के लिए सरकार ने 7 स्क्वाड्रन 126 लड़ाकू विमान के एमका के अधिग्रहण की योजना बनाई है। पहले 2 स्क्वाड्रन GF 414 98 kN इंजन द्वारा संचालित होंगे, जबकि अगले 5 स्क्वाड्रन 110 kN क्षमता वाले नए इंजन से लैस होंगे। ये विमान AI पावर्ड इलेक्ट्रॉनिक पायलट सिस्टम, नेटवर्क सेंट्रिक वारफेयर सिस्टम और उन्नत हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम जैसी अत्याधुनिक तकनीकों से लैस होंगे। IAF के लिए अन्य वैकल्पिक समाधान। जब तक एमका पूरी तरह से तैयार नहीं हो जाता, तब तक भारतीय वायुसेना अपनी संख्या बनाए रखने के लिए 180 तेजस मार्क 1 और 108 तेजस मार्क 2 लड़ाकू विमानों का अधिग्रहण करेगी। इसके अलावा 114 4.5 जनरेशन मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट MRFA की खरीद की योजना भी बनाई गई है। 2035 तक उत्पादन का लक्ष्य। एमका के पहले प्रोटोटाइप का विकास 2035 तक पूरा होगा। हालांकि सरकार और वायुसेना इस समय सीमा को संक्षिप्त करने और तेजी से उत्पादन शुरू करने के प्रयास कर रही है। अगर यह परियोजना सफल होती है, तो भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा जिनके पास 5वीं पीढ़ी का स्वदेशी लड़ाकू विमान होगा। भारत की एमका परियोजना न केवल देश की वायु शक्ति को मजबूत करेगी, बल्कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन क्षमता को भी बढ़ावा देगी। अगर यह परियोजना तय समय से पहले पूरी होती है, तो यह भारतीय रक्षा क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी। आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि कृपया डिफेंस स्कोप 1 चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।